गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। हम लोगों ने कल देखा था कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है, कैसे हम स्वस्थ रहते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार से होती है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि प्रतिरक्षा तंत्र मुख्यतः कितने प्रकार से होती है। मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। एक सहज प्रतिरक्षा तंत्र होती है और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र होती है। और हमने ये भी देखा था कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र कैसे होती है, जन्मजात होती है, आनुवांशिकी होती है, प्राकृतिक नेचर की होती है। कैसे होती है? प्रकृति जो हमें पहले से ही प्राप्त होती है। इस मैंने सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में कल आपको बताया भी था, जिसमें क्या था, कोशिकीय अवरोध था। क्या था? कोशिकीय अवरोध था, शारीरिकीय अवरोध था और कायकीय अवरोध था। तब ये सब हमने कल देखा था। और क्या देखा था? इंटरफेरान देखा था। क्या देखा था? इंटरफेरान। यानी हम लोगों ने अगर शारीरिक अवरोध की बात करें तो एपिथेलियम उसमें श्लेष्मा था, हमारी त्वचा थी ना, और तैलीय ग्रंथियाँ थी। और अगर हम बात करें कायिकी के अंदर, हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे हम लोगों ने देखा था लाइसोजाइम की विशेषता या सीएल की विशेषता, ये हम लोगों ने कल देखा। और कोशिकीय अवरोध में क्या देखा था? जैसे हमने डब्ल्यूबीसी को बताया ना, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को देखा। यानी ये किसके अंतर्गत आ रहे थे? सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आए। तो आज हम लोग कल चौथे पॉइंट तक थे शायद जो है। आज हम लोग 5वां पॉइंट किसका देखेंगे? सहज प्रतिरक्षा तंत्र का। सहज प्रतिरक्षा तंत्र का यानी कौन सा पॉइंट देखेंगे? 5वां। कोई पॉइंट आप भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5वां पॉइंट आज हमारा है शोध प्रक्रिया। क्या कहते हैं हम? शोध प्रक्रिया। यह कहते हैं प्रदाह अवरोध। क्या कहते हैं? प्रदाह अवरोध, या एक तरह से हम कह सकते हैं शोध प्रक्रिया। क्या कहते हैं? शोध प्रक्रिया। क्या शोध प्रक्रिया हमारे जीवन में आने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, जो लगभग सभी व्यक्ति को ये दिखाई देती है। अब हमको जानना है कि शोध प्रक्रिया होती क्या है। तो शोध प्रक्रिया कुछ और नहीं बल्कि हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में टूटी फूटी कोशिकाएं, अपशिष्ट पदार्थ का, यानी कोशिकाओं को विखंडित होकर टूट जाना या जीवाणुओं विषाणुओं को इकट्ठा हो जाना। इस तरह से हम शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जब इकट्ठा होते हैं तो हमारे बॉडी के एक सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। बॉडी के एक सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने फोड़ा, फुंसी या शरीर पर किसी भी स्थान पर लाल हो जाना, आप लोगों ने ये स्थिति देखा होगा। तो ये कुछ और नहीं बल्कि शोध प्रक्रिया है, जो शरीर में होने वाली एक घटना है, जो अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा होने के बाद उसको निकालने का वो प्रयत्न करती है कि किसी तरीके से ये हमारी बॉडी से निकल जाए। यानी अपशिष्ट पदार्थों को, टूटी फूटी कोशिकाओं को क्या होना? इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा होना। और बाहरी सतह से, यानी हम कह सकते हैं एपिडर्मिस से, वो क्या करते हैं? एक लेयर बनाते हैं या त्वचा को लाल करते हैं, उसमें उभार करते हैं, फोड़े फुंसी की तरह होते हैं। इस तरह से उभार करके वो अपनी परिस्थिति को क्या करते हैं? कामयाब करते हैं। और जैसे आप लोगों ने फिगर आप लोगों ने देखा, जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल के ऊपर ऐसे त्वचा के ऊपर क्या होता है? मान लीजिए फोड़े फुंसी की तरह निकल आते हैं। जब निकल आते हैं ऊपर वाले भाग में ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। हम अपशिष्ट पदार्थ में इसको कुछ भी कर सकते हैं। इसे आप फिगर में रंगीन बना लीजिएगा। अपशिष्ट पदार्थ में से हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोशिकाओं का टूटा फूटा या अपशिष्ट भंडार है। क्या है? या माइक्रोफ्लूइड या जो ब्लड का अपशिष्ट भाग भी है, यहाँ पर जो है इकट्ठा होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के साथ साथ जहाँ इकट्ठा होता है ये परागम्य हो जाता है। क्या हो जाता है? परागम्य हो जाता है। परागम्य होने के साथ साथ जब हमारे जैसे जो सक्रिय कोशिकांग है, मैंने बताया आपके जो है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ऐसे जब सक्रिय कोशिकांग यहाँ से चलते हैं तो परागम्य होने के कारण इसके ऊपर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए मोनोसाइट्स यहाँ पर प्रवेश कर गया, लिम्फोसाइट्स यहाँ पर प्रवेश कर गया, इसके ऊपर प्रवेश कर गया। जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों का क्या कर देते हैं? भक्षण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं। अगर नहीं भी होता है तो त्वचा धीरे धीरे फटना शुरू हो जाती है और अपशिष्ट पदार्थों को क्या करती है? बाहर निकाल देती है। आप लोगों ने फोड़ा, फुंसी आदि को ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। यानी हमको ये कहना है सीधे तौर पर, अपशिष्ट पदार्थों का इकट्ठा होना, अपशिष्ट पदार्थों का इकट्ठा होना
इकट्ठा होने के बाद शरीर में कोई एक लक्षण व्यक्त करना, जैसे शरीर पे लाल दाना निकलना या सतह का लाल हो जाना, त्वचा का लाल हो जाना, फोड़े फुंसी निकलना और अत्यधिक दर्द होना, इसका क्या लक्षण है? मानी शोथ प्रक्रिया है ना, शोथ प्रदाह है जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा होने को दर्शाता है, जो फोड़े फुंसी के रूप में ये बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा एकदम फ्रेश हो जाता है। अच्छा, उस समय जो ब्लड वेसल होते हैं या जिस सतह पर होता है वो परागम हो जाते हैं। परागम हो जाने के कारण जो हमारे बॉडी की सक्रिय कोशिकाएं हैं इनका भी भक्षण करने की कोशिश करती हैं और भक्षण करते भी हैं। अगर ये इसमें रह भी जाएं तो हमारी सक्रिय कोशिकाएं क्या करते हैं? उन्हें मार के ख़त्म करने का कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब शोथ प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी अपशिष्ट पदार्थों का इकट्ठा होना, जिसके कारण त्वचा पर क्या हो जाता है? लाल चिकत्ते पड़ जाते हैं, त्वचा का लाल हो जाना, फोड़े फुंसी का निकल जाना, या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, किसके माध्यम से? फोड़े फुंसी के माध्यम से। तो क्या है? शोथ प्रक्रिया है, यानी बॉडी में होने वाली एक सामान्य घटना है। तो हम लोगों ने ये देखा कि शोथ प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहे, फिगर आप लोग बना लीजिएगा। यानी ब्लड वेसल है कि परागम होने जाने के कारण जो सक्रिय कोशिकाएं हैं इन अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण करने के लिए ये प्रेरित होती हैं और भक्षण करती भी हैं। और अगला है, अगर हम कहें प्रतिरक्षा तंत्र की खोज किसने की थी, तो प्रतिरक्षा तंत्र की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र की खोज किसने की, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये बहुविकल्पी में पूछता है कि प्रतिरक्षा तंत्र की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। कल हम लोगों ने एक बात और पढ़ा था, इंटरफेरान। क्या पढ़ा था? इंटरफेरान पढ़ा था, जिसका एक नाम और हम लोगों ने दिया था, उसका नाम था साइटोकानिन अवरोध। क्या था? साइटोकानिन अवरोध। साइटोकानिन कहें या इंटरफेरान कहें, तो क्या था वो? यानी संक्रमित कोशिकाओं, किसी भी विषाणु द्वारा जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उसके द्वारा जो स्राव होता है, वो एक प्रकार का विशेष प्रोटीन का स्राव करता है, दूसरे कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। उसी को हम क्या कह रहे थे? इंटरफेरान कह रहे थे। तो वो इंटरफेरान की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। वो इंटरफेरान की खोज किसने की थी? आइजैक तथा लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने इंटरफेरान की खोज की थी। अगर हम बात करें आइजैक तथा लिंडेमान ने किस पे अपना प्रयोग किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग इन्फ्लुएंजा वायरस पर किया था। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आइजैक और लिंडेमान का संबंध इंटरफेरान से है या साइटोकानिन से है। इन्होंने अपना प्रयोग इन्फ्लुएंजा वायरस पर किया था। यहाँ पे दो बात क्लियर आप लोग कर लीजिएगा कि एडवर्ड जेनर ने प्रतिरक्षा तंत्र की खोज की थी, जबकि आइजैक तथा लिंडेमान ने किसकी खोज की थी? इंटरफेरान की खोज की थी। किसकी की थी? इंटरफेरान। इंटरफेरान शायद आपको समझ में आ गया हो, जैसे शरीर में कोई कोशिका है और उस कोशिका को इसके द्वारा संक्रमित हो गई, विषाणुओं के द्वारा संक्रमित हो गई है, तो ये कोशिका एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का स्राव करती है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरान। क्या कहते हैं? इंटरफेरान। यही इंटरफेरान अन्य कोशिकाओं को क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है या विषाणुओं से संक्रमित होने से बचाने का कार्य करती है। तो इस आज समझ लो, जैसे अभी आगे हम और पढ़ेंगे तो आपको बेहतर और समझ में आएगा। तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला हमारा स्टेप है, यानी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? शारीरिक अवरोध पढ़ लिया, कायिकी अवरोध पढ़ लिया और कोशिकीय अवरोध पढ़ लिया, साइटोकाइनिन पढ़ लिया और शोध प्रक्रिया पढ़ लिया। और हम लोगों अगली नेक्स्ट टॉपिक हमारी है, नेक्स्ट पॉइंट है मारक कोशिका। तो मारक कोशिका क्या है? जो मारक कोशिका, यह भी हमारे शरीर का एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसे हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? लिम्फोसाइट है। ध्यान में रहे, मारक कोशिका शरीर से उत्पन्न होने वाली एक सक्रिय कोशिका है जो लिम्फोसाइट के रूप में जानी जाती है। इसके रूप में जानी जाती है। इसे नेचुरल सेल मतलब प्राकृतिक कह सकते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का लिम्फोसाइट है जो रोगाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। यानी रोगाणु जो पैथोजन है उनसे जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है? नष्ट करता है और हमारे बॉडी में
नए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में मदद करता है। कौन? मारक कोशिकाएं। इसे हम नेचुरल सेल भी कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, यानी मारक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जो स्वतः उत्पन्न होती हैं। इन्हें हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, इन्हें भी हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये जो पहले से संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको क्या करते हैं कि जो पैथोजन होते हैं उनको नष्ट करते हैं और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं। शायद इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक इसके अंतर्गत है सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत। कभी भी परीक्षा में अगर प्रतिरक्षा तंत्र पूछे तो प्रतिरक्षा तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इस पर विस्तार कीजिए, तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो भागों में बांटेंगे, सहज प्रतिरक्षा तंत्र और उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा, कभी कभी ये परीक्षा में पूछता है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर यानी पहला क्या था? सहज प्रतिरक्षा तंत्र। सहज प्रतिरक्षा तंत्र निम्नलिखित जो है चरणबद्ध तरीके से बटी होती, जो शरीर को हमारी रक्षा प्रदान करती है। तो उसमें क्या क्या था? शारीरिक अवरोध था, कायिकी अवरोध था, कोशिकीय अवरोध था ना, और उसके बाद जो है हमारा साइटोकाइनिन यानी हम इंटरफेरॉन कह सकते हैं, शोध प्रक्रिया कर सकते हैं, मारक कोशिकाएं, एक इसके अंतर्गत है, सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। क्या पढ़ेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हमें कब मिलता है? जन्म के बाद मिलता है। क्या मिलता है? जन्म के बाद मिलता है। तो अगली टॉपिक हम यही देखेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र।